नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 6 अगस्त है। शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही है। जिस झमाझम बारिश का इंतज़ार है उसको लेकर अब सबको चिंता होने लगी कि एक झमाझम बारिश का शहर को इंतज़ार है। सारे तालाब खाली पड़े हुए हैं, बहाव नहीं है और अब धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर भाव चिंता का दिखने लगा है कि पानी की स्थिति क्या रही। हालांकि भूगर्भ वैज्ञानिकों ने दावा किया है, कल हमने एक भूगर्भ वैज्ञानिक से बात की, कि अल नीनो का असर इंदौर में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। एशिया में जिन क्षेत्रों में रहेगा उससे हम बहुत दूर हैं। कुछ भी हो, समय या समय के थोड़ा बाद में भी जाकर हमारा कोटा पूरा हो जाएगा और जिस बारिश का इंतज़ार है वो भी हो जाए। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हो जाए। शहर के बाद में अगर हम कुछ राष्ट्रीय स्तर पर बात कर लेते हैं तो आज लोकसभा की कार्रवाई फिर भारी हंगामे में ख़त्म हो गई और सदन नहीं चल पाया। पूरी सरकार पूरी ताकत लगाने के बाद भी लोकसभा का सदन नहीं चला पा रहे, राज्यसभा का भी। राहुल गांधी ने सरकार को सामने घुटने पर खड़ा कर लिया है। किरण रिजिजू कल भी आधे पौन घंटे एकांत चर्चा करके आए और सदन चलाने के लिए प्रयास करते रहे। राहुल गांधी अपने प्रयास पे अड़े रहे कि सदन तभी चलेगा जब अमित शाह गृह मंत्री आकर छात्रों के हुई मारपीट और तमाम मामलों पे जवाब देंगे। पिछले 3 दिनों से अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री तो आ ही नहीं रहे हैं सदन में। बाकी सब कार्यक्रमों में दोनों मौजूद हैं, पर सदन की कार्रवाई इन दिनों पूरे दूसरे क्रम के या तीसरे क्रम के नेता चला रहे हैं। इस पर हम आखिरी में बात करेंगे, 5-1 मिनट छोटी सी, पर आपको और भी जानकारी देंगे। गैस के भाव, घरेलू गैस के भाव 18 रुपये तक बढ़ने की तैयारी है। अब कुछ उस पर जो है लगा लोगों के जोड़ जाड़ के नया टैक्स जोड़ के बनाया जा रहा ताकि जो है तात्कालीन खर्च मतलब जिसे किया जा सके। तो अब हम पहले अग्निमाण खबरों शुरू करें। आज शहर की 1-2 खबरें हैं। आज खबरें बहुत ज़्यादा नहीं है, पर खबरों में जो आपके लायक जो खबरें हैं वो हम आपको दे दे रहे हैं। एक तो अब इंदौर में इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट्स डे पर यातायात पुलिस ने किया आयोजन। स्कूल और चौराहों पर पढ़ाए जाएंगे सड़क सुरक्षा के पाठ। हालांकि ये सब चीज़ों के पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ये अपने आप नैसर्गिक अध्ययन कराया जाना चाहिए छात्रों को और स्कूल के लोगों को। हमारे यहाँ ट्रैफिक सेंस बिल्कुल नहीं है इंदौर में। हर आदमी जो बाहर से आता है घूमने वो एक ही बात कहता है, इस शहर के लोगों को ट्रैफिक सेंस बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से मुड़ जाना, कहीं से निकल जाना और उसके साथ फुटपाथों पे कब्जा, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता उस आदमी को जो दूसरे शहर से आता है कि कम से कम उसके यहाँ कुछ तो ट्रैफिक सिस्टम में दिखता है। हमारे यहाँ स्वच्छता पर दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता। पर फिर भी अगर एक प्रयास हो जाए तो हम छात्रों से ही अवेयरनेस शुरू कर सकते हैं कि भैया ट्रैफिक सिस्टम में चलने की आदत डालो। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। और सबसे पहला काम तो हार्न बजाने पर रोक लगनी चाहिए। छात्र आपस में भी अगर ये अभियान चलाते हैं तो बहुत इसका फ़र्क पड़ेगा और धीरे धीरे ये अभियान शहर की शांति व्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्या सर? जी बिल्कुल। ट्रैफिक सेंस की चूँकि आपने बात की है तो ट्रैफिक सेंस को लिए मैं ये बता दूं कि पहल जो है, जिन लोगों को इस पर अमल कराने की जिम्मेदारी मिली हुई वे खुद ही इस पर अमल नहीं करते हैं। सबसे पहले शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। बात वही आ रही है कि ट्रैफिक पुलिस की बात कर लें या पुलिस की बात कर लें, आप ट्रैफिक नियमों का पालन की बात करते हैं। आप शहर में खुद देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की बात कर लें या खाकी वर्दी वालों की बात कर लें, जब ये शहर में निकलते हैं तो ये खुद कितने नियम कायदों से चलते हैं। सवाल यहाँ आके ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, हमें भी हमारी मौलिक जिम्मेदारी है कि हमें भी नियमों का पालन करना चाहिए, पर बात फिर वहीं आ जाती है कि जो मार्ट साहब जो है हमें पढ़ाने आए हैं वो मार्ट साहब खुद ही जो है नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो लोगों के मन में लगता है कि क्यों नियमों का पालन करें। इस वजह से ये बंदरबाट जो है इस शहर में बढ़ी हुई हैगी। लाइट डे की बात करते हैं। लाइट डे के लेके स्कूल में जाकर आपने बच्चों को बता दिया कि रेड सिग्नल का क्या मतलब होता है, नीली बत्ती का क्या मतलब होता है, पीली बत्ती जलती है तो उसका क्या मतलब होता है। यमराज को भी आपने जो है चौराहे पे खड़ा करके बता दिया। यमराज ने भी बताने की कोशिश कर ली कि किस तरीके से चलना करना है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि शहर की पुलिस को अगर शहर का ट्रैफिक सुधारना है, पहले तो चालान को एक तरफ रख देना चाहिए तिजोरी में बंद करके, और हर चौराहे पर जो है एक बंदे की तैनाती भी अगर कर दी जाए तो चौराहे का ट्रैफिक सुधर सकता है। पर सवाल बस यही होता है कि 4-5 की आप एक जगह ड्यूटी लगा देते हैं, एक कोने में बैठ के चालानी कार्रवाई चला करती है, ट्रैफिक जो है अपने आप जो रेंगता है वो रेंगता ही रह जाता है। सही बात है। जब तक पुलिस की व्यवस्था का डर नहीं होगा चौराहों पे, जब तक एक अकेला जवान, जब आप सोचिए कि हाई कोर्ट के सामने खड़ा होता था वो अकेला जवान जो है पूरे ट्रैफिक को नियंत्रित करके रख देता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, तो क्या हम 20 चौराहों के लिए 20 जवान तैयार नहीं कर सकते? इस शहर में नहीं कर सकते। हम हमारे यहाँ जिन लोगों को ड्यूटी देते हैं वो सब कोने में मोबाइल, खासकर अगर आप महिला आरक्षकों को दे दें तो वो सब आपको कोने पर मोबाइल, कुछ हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे पे उंगली उठाने पर, कुछ हो सकती हैं शायद जो मैदान में खड़ी दिखे भी, पर बाकी लोग जो है वो कभी भी मुझे नहीं लगा कि बीच मैदान में कोई खड़ा हो के एक आदमी ट्रैफिक रोकने के लिए बहुत होता है।
पर दुर्भाग्य ये है कि हमारे दोनों चीज़ें नहीं। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात, 30-40 लाख की आबादी वाले इस शहर में नगर निगम के पास में एक भी ट्रैफिक इंजीनियर नहीं है, जबकि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि शहर के ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आपको ट्रैफिक इंजीनियरों की नियुक्ति करना चाहिए, जो बेहतर तरीके से कैसे यातायात को निकाला जाए उसको लेकर वहाँ अपना आकलन करके बताएं। तो ये खबरें, एक और खबर पर हम बात कर लें तो पहली बार मैंने सुना शायद कि सड़क निर्माण में देरी पर 30 लाख का जुर्माना लगा। जूना रिसाला से मालवीय नगर चंद्रभागा जो कलालकुई की जो सड़क बनना थी उसमें बेहद देरी हो जाने का एजेंसियों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और भी 10-20 सड़कों पर लगा देना चाहिए, 5-10 करोड़ आ जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि वो एजेंसियां काम में देरी क्यों कर रही है। हाँ। इसके तह में जाने की आपको जानने की जरूरत है। खबर तो आ गई, सरकारी खबर आ गई कि एजेंसियों ने देरी करी तो हमने जुर्माना लगा दिया, पर उस खबर के पीछे की खबर ये है कि उन ठेकेदारों को समय पर पेमेंट नहीं हो रहा है नगर निगम से, इस वजह से वे काम को धीमा चला रहे हैं। अब इसी खबर के पीछे की और भी एक खबर ये हो सकती है कि जो आज आपने आप खबर छापी है, जो खबर छपी है मतलब 30 लाख का जुर्माना लगा, हम ही शायद आपको 10-15 दिन बाद बता देंगे कि ये 30 लाख का मामला खत्म हो गया, उन्होंने अपना जवाब दे दिया और आगे इतने दिनों वो सड़क बना देंगे। शहर में सब जादूगर है, सब जादूगरी चलती रहती है, पर ठीक है, शहर है, चलनी भी चाहिए। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लें। पत्रिका में एक खबर अच्छी है जिस पर हम बात करना चाहते हैं। एक तो 40 बस्तियों में मिलेगी गंदे पानी से मुक्ति, 30 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन बदलने को लेकर निर्णय हो चुका है और अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है नई लाइनें लगेगी। जहाँ जहाँ भी ऐसी शंका हो रही है कि पाइपलाइन में जो गड़बड़ है या पानी गंदा आ रहा है, मुझे लगता है कि ये प्रयास दूसरे काम रोक के भी ये काम किया जा सकता है। हमको लग रहा है कि स्वच्छता और पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कहते हैं ना नगर निगम का काम केवल शहर में स्वच्छता पानी के अलावा और कोई काम नहीं कि तीसरा कोई काम हो। ये सब आखिरी के काम है कि सड़क निर्माण ये वगैरह, पर इस काम पर ध्यान दिया चाहिए। अच्छा प्रयास है, क्यों सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी कोशिश है कि 30 बस्तियाँ चिन्हित कर ली गई है। हालांकि आपको बता दें शहर में जो 29 बस्तियाँ कही जाती है चिन्हित करके वहाँ पर नर्मदा का सीवरेज नेटवर्क और सीवरेज और नर्मदा का नया नेटवर्क डालने की बात कही जा रही है। भागीरथपुरा में जो बस्तियों में जो गंदे पानी से जो हालात पैदा होते हैं वो हम देख ही चुके हैं। ये अब हम प्रभातकरण खबर की बात कर रहे हैं। प्रभातकरण में खबर अच्छी है। नए इंदौर की खास रोड में तंग एक तो है ना, इस शहर में राजनेताओं का कोई शेड्यूल नहीं है ना। हर आदमी वोट की राजनीति कर रहा है इस शहर में। जब शहर की नीति बन जाती है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मुझे कैलाश वर्गीय का एक मॉडल याद आता है कि जब पाटलिपुत्र की रोड छोटी करने को लेकर भारी दबाव था, तमाम लोग जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जो उनसे दबाव बना सकते थे, जो चाहते थे कि महापौर जाएंगे तो फैसला हो जाएगा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन में बना कर दिया था कि नहीं, ये आज के लिए नहीं है, सड़कें अगले 20 सालों के लिए बननी, इसलिए 1 इंच भी सड़क छोटी नहीं होगी। पर इन दिनों दुर्भाग्य हो रहा है कि शहर भर में तमाम नेता हर अपने इलाके में, चाहे वो गोलू शुक्ला हो तो सड़क छोटी करने पहुंच रहे हैं। अब आज की तारीख में तुलसी सिलावट भी पहुंच गए। 300 मकानों का वास्ता है, हज़ारों गाड़ियों की अनदेखी, पर मतलब ये भी चाहते हैं कि एक रोड छोटी हो जाए, लोगों को तकलीफ होती रहे तो होती रहे, बस मेरा वोट बैंक बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। पिछले दिनों शेखावत जी कह रहे थे कि इनसे पूछो कि शहर के लिए इन्होंने किया क्या है, तो इन्होंने ये किया तुलसी सिलावट ने कि वो रोड छोटी कर दो, बस मेरे वोट सुरक्षित होना चाहिए, मेरा क्षेत्र सुरक्षित हो, मेरे वोटर सुरक्षित रहे, मेरी दुकान चलती रहे, शहर का जो होना है वो होता रहे। क्या साहब? ये जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात कर रहे हैं निपानिया से लेकर जो है एडवांस एमई तक की ये जो सड़क बनने वाली है, इसकी आपको जानकर अचरज होगा, इस सड़क के दोनों हिस्से जो हैं वो अपने प्रॉपर मास्टर प्लान के हिसाब से 100 फीट की चौड़ाई के हिसाब से बन रहेंगे। अब बीच का हिस्सा जो मंत्री जी छोटा कराना चाहते हैं, इसमें मंत्री जी का आप दाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि सड़क को 100 नहीं 70 फीट कर दीजिए, लोगों के घर बच जाएंगे। अब 70 के पीछे का भी गणित ये है, मंत्री जी को मालूम है मैं 70 कहूंगा तो 80 पे आके बात रुकेगी। वजह यह है कि छावनी की सड़क को 20 फुट छोटी कर दिया, वजह यह है कि जिंसी से लक्ष्मी प्रतिमा की सड़क को 20 फुट छोटा कर दिया, वजह यह है कि जिंसी से लेकर नेमिनाथ मंदिर तक की सड़क को 20 फीट छोटा कर दिया, तो मेरी भी सड़क 20 फीट छोटी हो ही जाएगी। मांगूंगा 30 तो 20 तो मिलेगी। और ये मंत्री जी मतलब आप समझिए, माननीय तुलसी सिलावट जी की बात हो रही है हमारे यहाँ पे कि मंत्री जी मतलब वे हैं जो इस काम के लिए लगे हुए हैं और मेरे को लगता है वो करा भी लेंगे। जब सबने करा लिया तो कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, पर उनकी कोशिश की दाद देनी होगी कि दूसरे नेता तो सिर्फ 20 फुट ही कम कराने की बात कर रहे थे, 30 फुट छोटी कराने पे उतारू हो गएंगे। नहीं, उनको मालूम है, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनको मालूम है कि दोनों के बीच का हल करा देंगे, क्या होना है क्या नहीं होना। तो ये तो थे प्रभाव। अब हम दोपहर खबरों की बात कर लें। तो दोपहर खबरों में एक मेट्रो रेल को खबर अच्छी है। ये अंडरग्राउंड कॉरिडोर के लिए 1 माह में शुरू होगी खुदाई। पहली मशीन आ चुकी है और 1 घंटे में 20 मीटर के लगभग ये मशीन जो है ड्रिल करेगी। मतलब इस मशीन की विशेषता है कि साथ में रिंग भी डालती जाएगी ताकि ज़मीन धंसने का नहीं, और स्टील की यार्ड की रिंग डल जाती है, उसी के साथ कंस्ट्रक्शन भी पीछे से इसके साथ शुरू हो जाता है। दूसरी मशीन भी इसी महीने के अंत तक जो है आने का कहा है कि इस महीने अंत तक दूसरी मशीन भी आ जाएगी। इसके साथ ये तय हो गया कि अब जो है
ज़मीन के नीचे मेट्रो का काम अब तेज़ी से आपको कुछ समय बाद दिखाई देने लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल मेरा ये उठ रहा है कि यार ये इतना सब मलबा निकलेगा, ये कहाँ जाएगा ये? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मशीन की जो खुदाई करती है, टनल मशीन की बात की जा रही है, टनल में खुदाई करने के बाद मलबा पीछे की ओर छोड़ती जाती है और पीछे से जो है जो जेसीबी लगाकर जो है डंपर भरते जाएंगे और वो मलबा निकलता जाएगा और मलबे को बाहर निकाल के शहर में जहाँ ज़रूरत है उसका उस मलबे को डंप किया जाएगा। अच्छा, मतलब उसके लिए कोई व्यवस्था कर रखी है? वैसी व्यवस्था कर, मुझे लगता है हज़ारों टन मलबा निकलेगा। हज़ारों टन मलबा निकलेगा, पर उसको निकालने के लिए पीछे पीछे जो है डंपर चलते रहेंगे, उनको भर भर के उसको बाहर किया जाएगा। हाँ, नहीं तो सवेरे अपने घर के बाहर पता लगेगा तो ट्रक को डाल गया, इसलिए पहले साफ सुथरी बात है। इस समय मालवा निमाड़ में उद्योगों के आने का क्रम जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। प्रीतमपुर के अंदर हम पीएम मित्रा पार्क में पिछले बार बात कर चुके। मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयास से इस समय एक जरूर उन्होंने अपना जो विक्रम नगरी है जो उज्जैन से लगी थी, किसी ज़माने में इंदौर और उज्जैन टेक्सटाइल मिलों का हब हुआ करता था। उज्जैन में 3 से 4 मिलें थी, इंदौर में 7 से 8 मिलें हुआ करती थी। धीरे धीरे मिलें ख़त्म हो गई और उद्योग सारे ख़त्म हो गए। वहाँ नर्मदा एक पाइपलाइन का ही बहुत बड़ा उद्योग था वहाँ पर, वो भी सब खत्म हो गया। तो धीरे धीरे केवल धार्मिक नगरी के नाम पे उज्जैन जानी जाती थी। पर पिछले कुछ 1 साल के अंदर मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक नया प्रयास किया और इंदौर के प्रीतमपुर के अलावा उन्होंने इंदौर और उज्जैन के साथ में विक्रम नगरी जो उज्जैन से लगी हुई है, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ छोटी छोटी इकाइयाँ थी, वहाँ उन्होंने पूरा एक नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर दिया। और इस औद्योगिक क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, उन्होंने वाकई उनका ये प्रयास जो है प्रशंसनीय रहा कि बड़ी कंपनियों में कई वॉल्वो वहाँ पहुँची है और भी कई कंपनियां जो पहुंची। पर अभी वहाँ जो है टीवीएस कंपनी ने भी 300 एकड़ ज़मीन मांगी है, 300 एकड़ ज़मीन मांगी है और यहाँ करीब 10 से 15 हज़ार अनस्किल्ड स्किल्ड लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारा ये आकलन है कि इस साल के अंत तक मालवा निमाड़ के इस क्षेत्र में अनस्किल्ड और स्किल्ड लोगों को, चाहे वो टेक्सटाइल के हब में काम करें, चाहे प्रीतमपुर के एसी शेड में काम करें, चाहे विक्रम नगरी में काम करें, गिरी से गिरी हालत में 30 से 40 हज़ार लोगों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध होने लग जाएंगे। महिलाओं के लिए रोज़गार के उपलब्ध होने लग जाएंगे रोज़गार के। इंदौर में भी रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है भागीरथपुरी के पास में, उस पर भी जहाँ टेक्सटाइल का हब बन रहा है, वहाँ टेक्सटाइल का हब बन रहा है जो वहाँ पर भी कम से कम 5 से 7 हज़ार महिलाओं को जो काम मिलेगा। मतलब वहाँ काम शुरू हो गई, इंडस्ट्री बन रही है, तो वहाँ पर भी तो एक रोज़गार के बहुत सारे अवसर इस साल के अंत तक आपको निजी क्षेत्रों में दिखने लगेंगे। और यही जो है मध्य प्रदेश की विकास दर को भी बढ़ाते हैं। अगर 1% विकास दर बढ़ जाती है किसी भी राज्य की, तो 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलने के अवसर पैदा हो जाते हैं। क्या हिसाब ये? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। टीवीएस मोटर्स जो है उज्जैन में अपना रुख करने के लिए तैयार है। दिलचस्पी दिखाई है, जगह सरकार से मांग ली गई है। बाइक और मोटरसाइकिल यूनिट वहाँ लगाएगी। बाइक और मोटरसाइकिल यूनिट लगने से उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी युवा हैं या बात कर लें जो इंजीनियर हैं, उन सबको जो है रोज़गार का एक नया जगह उन्हें मिल जाएगी, उन्हें इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अच्छे अवसर हो जाएंगे। आईटी हब भी उन्होंने वहाँ डेवलप कर दिया। और जो कंपनी आई हैं, मैं उनको बता दूं कि इस समय विक्रम नगरी में जो कंपनी आई हैं उसमें सीमेंस है, वॉल्वो है, आयसर है, अडानी ग्रुप है, पेप्सिको है, अमूल जैसे ये सारे लोग अपना काम वहाँ पे शुरू कर चुके हैं। तो ये वो सारी कंपनियाँ हैं जो उज्जैन में इस समय औद्योगिक क्षेत्र में। तो अब ये हो गया कि उज्जैन क्यों विकसित हो रहा, तो उज्जैन के पीछे मूल कारण ये है, एक तो चारों दिशाओं से उज्जैन पहुंचने के लिए पूरे बढ़िया रोड बन गए हैं। दूसरा ये है कि फ्लाइट के लिए भी अगर आपको उज्जैन में रुकते हैं और अगर आपको वहाँ उद्योग के लिए, तो आपको इंदौर पहुंचने के लिए केवल 40 से 45 मिनट में एयरपोर्ट आप पहुँच सकते हैं। इंदौर में भी, इंदौर भी लगा हुआ है, प्रीतमपुर भी लगा है। तो जो भी उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आने जाने का साधन इतना होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर 45 से 50 मिनट के अंदर वो अपनी इंडस्ट्री सेक्टर तक पहुँच जाए। तो आने वाले समय में उद्योगों के लिए मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री के प्रयास के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि हम बहुत सारे रोजगार के अवसर देखेंगे। ये सरकारी क्षेत्रों की बात नहीं है, प्राइवेट क्षेत्रों के रोजगार ही नए युवाओं को नई दिशा देने का एक बहुत बड़ा काम करते हैं हमारे यहाँ। तो ये खबर है जिस पर हमने आपसे बात की। 2 खबरें थी। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबर संक्षेप में बात कर रहे हैं। आज लोकसभा की कार्रवाई नहीं चली, राज्यसभा की भी चली। अंततः ये पूरा मानसून सत्र जो है बड़े मज़ेदार तरीके से, मतलब जिसमें 4 से 6 विधेयक आना थे और जिस महिला परिसीमन बिल को लेकर पूरी तैयारी कर रखी थी, इतनी तोड़फोड़ की थी प्रधानमंत्री जी के साथियों ने मिलकर, अमित शाह जी ने मिलकर, कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को तोड़ लिया। उसमें से 8 या 9 वापस जा रहे हैं लौट के, क्योंकि अब सब गड़बड़ हो गया कि जिस नई पार्टी में बना के उनको नए नाम से उसको जोड़ दिया गया, तो वो पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और चूँकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस पर आज तक केवल 1 बार चुनाव लड़ गया था, तो उस पार्टी में उनको समाहित कर दिया गया था और इसीलिए उनको लोकसभा की सदस्यता
नहीं मिल पा रही थी, उनको लोकसभा में अलग दल के बैठने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी, और भाजपा में उनको अब शामिल करने के लिए दूरी बनाने का काम चालू हो गया। 3 मुस्लिम सांसद थे, उसमें यूसुफ खान भी थे जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, उनको पहले से ही मुसलमान होने के कारण उनकी दूरी बना ली थी, तो वो उनको लग गया, तो वो वापस जाके जो है तृणमूल में जमा होने की तैयारी। और पिछले 2 दिनों के अंदर 8 से 9 सांसद वापस तृणमूल में जाने की तैयारी कर चुके हैं। अब सरकार की अच्छी समय में आ गया कि 2/3 बहुमत से हम इसको पारित नहीं करा पाएंगे, तो सरकार अब इस मामले में पीछे हट गई, विशेष सत्र बुलाएंगे और उसमें हम पारित कराएंगे, वो अलग मामला है। पर लोकसभा की कार्रवाई अंततः जो है, तो सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी कई विधेयक उलझे पड़ रहे। आज एक विधेयक पेश किया है सरकार ने, जिसको लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। अमेरिका तक, ब्रिटेन तक इसको लेकर आवाज़ उठी, सांसदों ने भी इसका विरोध किया है। सरकार का पक्ष अपना है, सरकार ने कहा कि इससे जो भी बाहर से जो अनुदान और जो मदद मिलती है ईसाई मिशनरीज़ को, जो तमाम जो मुस्लिम संगठन जो भी चलते हैं, धार्मिक स्थल जो भी धार्मिक को चलते हैं, उसके अंदर जो अनुदान आता है उसके बारे में जानकारी को उनकी पूरी पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। पर उसका जो रजिस्ट्रेशन है, जिसको लेकर सबसे बड़ा हल्ला मचा हुआ है, ये FCRA जो उसका पंजीयन कहलाता है, अगर ये पंजीयन आपका रद्द हो गया तो आपकी सारी संपत्ति शासन अधिग्रहित कर लेगी, या आपका पंजीयन लेट हो गया तो भी वो अधिग्रहित कर लेगी। तो जो तमाम ऐसे प्रकार के संगठन जो NGO चलाते हैं, उनका कहना है कि ये तो सरकार खेल खेलने लग जाएगी, कि सरकार को अगर नहीं करना है तो आप सिर्फ होल्ड लो, वो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, वो चलता रहेगा, फाइलें इधर से आपत्ति में, तो वहीं वो खत्म जाए खत्म। सरकार ने कहा कि वो पारदर्शी तरीके से काम करना चाहती है, पर इसके बाद भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने भी इसका विरोध किया, कि उन्होंने कहा कि इसके पीछे पूरी बात पारदर्शी तरीके से नहीं है, और ये तमाम जो जितने ईसाई संगठन या ईसाई मिशनरी जो भी अस्पताल और ये सब चला रही हैं, ये सरकार के निशाने पे आ जाएंगी, और उसको लेकर ये विरोध शुरू हुआ है। और अमेरिका वगैरह तमाम देशों में जो भारतीय, उनने भी विरोध किया है कि इससे तो हमारे लिए भी संकट मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इस प्रकार के कानून बने तो देश में। सरकार का अपना फैसला है, सरकार करेगी, पर सदन की कार्रवाई अंततः नहीं चलने दी। राहुल गांधी से किरण रिजिजू आज फिर मिले, कल रात को मिले, और फिर उन्होंने बात की, 50 मिनट तक उनसे हर विषय में बात की, और राहुल गांधी अपनी जगह अड़े रहे कि जब तक अमित शाह सदन में नहीं आएंगे और अपना जवाब नहीं देंगे, सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। अब कल मुझे लगता है आखिरी है मामला, इसके बाद में सदन की कार्रवाई साथ, और इसके बाद 1 आध हफ्ता अगर मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो अब ये अध्याय समाप्त हो गया। पूरा मानसून सत्र 4 या 6 विधेयकों के साथ में शून्य हो गया। 18 रुपये जो गैस के भाव बढ़ाए जाने हैं, गैस की जो घरेलू टंकियाँ हैं उसको बढ़ाने को सेस लगाया जा रहा है, ताकि जब भी अगर हालात सामान्य हो जाएंगे सरकार के, जब देश विदेश से आने के, तो सेस हटा लिया जाएगा। पर ये 18 रुपये अभी आपकी जेब से लगना तय हो गए हैं। ये वो महत्वपूर्ण खबरें थी जो हमने आपको बताई। हमारा आपसे आग्रह है, कृपया करके इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर जो भी आप नए मित्रों को दे सकते हैं इस कार्यक्रम को दीजिए। हम केवल ये कार्यक्रम इंदौर शहर से जुड़े हुए लोगों के लिए बनाते हैं, जो शहर के चुनिंदा खबरों को जानना चाहते हैं, बाकी तो हादसे दुर्हादसों को लेकर ली। और हमारा आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अगर आप कोई सुधार भी चाहते हो तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम और इसको बेहतर तरीके से बना सकें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।